हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की एक विशेष डिमांड की अगला सेट लेकर के आया जाए। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा और आज के जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे थोड़ा पिछले जो सेट्स हैं उसकी तुलना में थोड़ा कठिन होगा। तो किसी भी तरीके का सेट हो लेकिन आपकी प्रयास यही रहना चाहिए कि 100% 30 प्लस आंकड़े जरूर पहुँचें। ठीक है, अपने स्कोर को 25 के नीचे तो किसी कंडीशंस में गिरने नहीं दें। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस 7वें नंबर प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, बहुत मेहनत से एक वीडियो हम तैयार करते हैं और आप सभी को प्रदान करते हैं। इसके लिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे हर एक वीडियो का प्राप्त हो पाए। पहला प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक निम्नलिखित में से कौन था। अभी जो है पहले नंबर भाग में हम लोग जो है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय जो आपके पास आंदोलन है, उसके प्रश्न देखेंगे। प्रथम 8 सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। सही आंसर हो जाएगा आपके सामने हैदराबाद के निजाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना निम्नलिखित में से कौन है। तो 1857 की क्रांति जो हुई उसमें से दिए गए जो आंकड़े आपके पास दिखाई दे रहे हैं उसमें से किस घटना को आप पहली घटना के रूप में देखते हैं। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व का संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व और सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो होती है वह है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्लस स्कोर किसी तरह 30 प्लस की आदत डालें और 25 के नीचे अपने स्कोर किसी हाल में गिरने नहीं दें। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी। सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों एनी बेसेंट जो थी वह पहली भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगर सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू जो है वे अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर भारतीय शब्द नहीं जोड़ा गया है, यही कारण है कि हम इसको एनी बेसेंट के रूप में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। यहाँ पर गरम कर देंगे। अगला क्वेश्चन फिर से चौथा नंबर प्रश्न दोहरा देते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर है दोस्तों कि चौथे का ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन की वजह से। स्वदेशी आंदोलन की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल का निर्माण कांग्रेस के तहत हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत के जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। छठा नंबर क्वेश्चन आपके पास है और छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता है। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी के नाम से जानते हैं। आरक्षण आंदोलन बिल्कुल सही नहीं है। संपूर्ण क्रांति यही सही है। 1974 के छात्र आंदोलन, तो संपूर्ण क्रांति का संबंध 1974 के छात्र आंदोलन से ही है। इस प्रकार से उपर्युक्त में से बी और ये सी दोनों के दोनों आंसर सही हो जाते हैं। यही कारण है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक सेट तैयार करने के लिए मुझे एक कड़ी मेहनत और हमारी पूरी टीम को एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप महज एक सब्सक्राइबर में हमारे बन करके एक लाइक हमें दे करके जो है इसको हमें मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे न पैसे मांगते हैं न रुपए मांगते हैं, फ्री में क्लासेस आपको दी जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक वर्ड है। यहाँ पर प्रश्न है
कि किसने कहा था, दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अशफाकुल्ला खान, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है? अगर इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो दिया गया युक्ति है ना दोस्तों, इसको कहा था वाजिद अली शाह ने। याद रखेंगे, वाजिद अली शाह का ये युक्ति है जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन जो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ये अंतिम प्रश्न है क्योंकि 8 प्रश्नों की सीरीज बनाई जाती है उसमें एग्जाम्स में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 8वें का सही आंसर है, देख लेंगे, एन.जी. रंगा। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। उसमें एक नया प्रश्न आपके सामने, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एन.जी. रंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अब यहाँ से भूगोल और पारिस्थितिकी के प्रश्न स्टार्ट होंगे जो आगे 9 से लेकर 16 तक चलने वाले हैं। ऊपर 8 प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और यानी कि इतिहास से संबंधित प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट आपको जोर दिए गए थे। पनामा नहर निम्नलिखित में से किनको जोड़ती है? तो दोस्तों 9वें का सही आंसर आपने भी चुन लिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, क्यों? जो साफ रात होती है यानी कि जिसमें बादल नहीं घिरे होते हैं वह जो है अधिक ठंडा होता है। किसके तुलना में अधिक ठंडा होता है? आगे देख लेंगे। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है, क्यों? इसका प्रमुख कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी चुना है विकिरण तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे लिए यानी कि आप हमारे चैनल पर अगर वीडियो को इसको देख रहे होंगे तो आप जाते जाते अपना स्कोर और आप किस शहर से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों ज़रूर उस शहर का नाम आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर 40 में कितना हो रहा है उसको लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है अपने शहर का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? देख लेंगे। फॉन आल्प्स पर्वत, ये मुझे लगता है सही किया गया है। मिस्टर राइन घाटी से संबंधित है, ये सही है। लेकिन सही नहीं है तो बोरा का संबंध पोलैंड से नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि बोरा का संबंध पोलैंड से नहीं होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की एक मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाएगी? तो देख लेंगे। वर्ष भर वर्षा रहना, केवल शीतकाल में वर्षा रहना, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु रहना। क्या इसे हमको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि ये दिए गए ऑप्शंस में से कोई सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? इसके लिए सही बात है कि सवाना प्रदेश की जलवायु के लिए आवश्यकता है कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु बना रहे। याद रखेंगे, निश्चित जो है शुष्क और कैसा ऋतु बना रहे? शुष्क के साथ साथ आर्द्र ऋतु अगर बनी रहती है तो हम और आप उसको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश वाले जलवायु के नाम से जानेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में उपस्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर अलकनंदा का भागीरथी नदी से संगम हो जाता है? दिए गए ऑप्शंस में जो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से वह स्थान देवप्रयाग है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं किया गया है? एकदम गौर से आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है? डीजल लोकोमोटिव जो है वो वाराणसी में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन टेलीफोन यह भी रायबरेली में है। तेल शोधक का कार्य जो होता है वो मथुरा में भी होता है। इसका मतलब कि ये तीनों का तीनों सही मिलाया गया है। यही कारण है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशंस के लिए जीके यानी कि 40 अंक वाले सेशन को। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल से, बनिहाल से या बुर्जिल से? 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जो जवाहर सुरंग है वह कहाँ से गुजरती है? 16वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बनिहाल से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरेगी? तो बनिहाल से यह गुजरा करती है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर आपके स्क्रीन पर कि इजराइल ने, अब यहाँ से 17 नंबर से लेकर के हम लोग 24 तक चलेंगे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते चलते हैं। इजराइल ने ईरानी हमला रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? इजराइल ने ईरानी हमला रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन शील्ड के नाम से यह जाना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न है कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? विश्व का पहला जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वह कहां पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है कि यह बेल्जियम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर कि हाल ही में बिहार सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा राशि देने का घोषणा किया? यानी कि जो शहीद हो जाते हैं पुलिसकर्मी, उनके परिजनों को उनकी मृत्यु के बाद जो है कुछ रकम दिए जाएंगे उस मुआवजा की राशि के रूप में। तो उस मुआवजा राशि जो है कुल कितना हो जाएगा? सही आंसर है कि इसके बारे में 25 लाख की बातें कही गई है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 20 नंबर प्रश्न है कि किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? जरूर आप अपना स्कोर जो है काउंटिंग करें और अब जो है एक कॉपी और एक कलम जरूर निकाल के बैठ जाएं क्योंकि अब मैथ की बारी आने वाली है। तो यहाँ से आप लोग जरूर यहाँ से पहले देख लीजिए कुल कितने हो रहे हैं। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी.एम. कृष्णा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? हाल ही में बिहार के किस जिला में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? 21वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुर। हाल ही में बिहार के किस जिला में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? भोजपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवान मूवी को जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 23वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 24 नंबर प्रश्न है आपके पास। प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय की जो नए परिसर है वो बन करके तैयार हुआ और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसके नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, यानी कि सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब यहाँ से आपको कलम और कॉपी की आवश्यकता पड़ जाती है, बिल्कुल कलम कॉपी ले लीजिए और अब हम यहाँ से स्लो चलने वाले हैं क्योंकि अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ से होगा मैथमेटिक्स का यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन इस सेट का कि ममता और सोनी के आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी लड़की की आयु क्या होगी? अब इसमें ये पता नहीं है कि बड़ी लड़की है कौन, तो इसको पता करने के लिए दोस्तों अनुपात पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो छोटा अनुपात होगा वो छोटा है, जो बड़ा अनुपात है वो बड़ा है। इसका मतलब कि सोनी इसमें क्या है? बड़ी है। और यहाँ से देख लेंगे अगर छोटी कौन है तो ममता। हमें सोनी की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि सोनी की आयु क्या हो जाएगा 2x से करके निकालेंगे। तो ममता और सोनी के आयु का अनुपात कितना है ये आप ध्यान रखिएगा। साधारण क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि ममता की जो आयु का अनुपात है x है तो सोनी का 2 हो जाएगा, यानी कि 2x, यानी कहने का मतलब x बटा कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, कहा जा रहा है कि 7 बरस के बाद, तो 7 जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अनुपात 3 बटा क्या हो जाता है 5 हो जाता है। अब गुना कीजिए 5 में x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और उसके बाद 5 सत्ते 35 हो जाएगा और बराबर कर दीजिए। यहाँ से देखते चलिएगा 3 दूना 6x और उसके बाद 7 तेरिका 21। अब देखिए 6 में से 5 घटा लीजिएगा, माइनस में x आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि 35 में से 21 घटाइएगा, माइनस में 14 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान 14, यानी कहने का मतलब ममता की उम्र
कितनी आ गई 14। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी लड़की का आयु क्या है, तो बड़ी लड़की के लिए क्या होगा 2x। x का मान हम लोग रख देंगे प्यारे दोस्तों 2 गुने यहाँ पर 14, कुल मिलाकर के 28 वर्ष उनकी उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा एक नया शब्द आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शब्द की ही मार एग्जामिनेशंस कहलाती है। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा। अब रहती है कि त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं। आइए दोस्तों हम त्रिकोणीय संख्या आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे त्रिकोणीय श्रृंखला बनाते हैं। पहले है कि पहला त्रिकोणीय जो होगा 0 + 1 होगा, यानी कि 1 हुआ। दूसरा त्रिकोणीय जो होगा 0 + 1 + 2, 2 1 3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + क्या 4, तो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 10। पांचवा देख लेते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, चूंकि आप बाद में कर लीजिएगा तो 10 और 5 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम सबको जोड़ेंगे, यानी कि 1 में जोड़ेंगे 3, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 15 जो अंतिम वाला जोड़ेंगे कुल मिलाकर के 35 हो जाएगा। अब 35 हमने लिख दिया सबका, लेकिन माध्य कहा जा रहा है, तो माध्य का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए पूरे योगफल में। तो 5 कहा जा रहा है, 5 से भाग दीजिएगा, 5 से कटाइएगा तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 27। नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए जो भिन्न है उसमें से कौन आप आंसर निकालिएगा कि जो है 5/8 हो जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब कहा जाए कितना जोड़े कितना घटाएं तो आप x कर लीजिएगा। नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़े कि 1 हो जाए, तो ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा ना कि हम लोग आसानी पूर्वक जोड़ेंगे, कुछ ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। x जोड़ने से 5/8 में मान लीजिए कि 1 हो जाता है, तो उस कंडीशंस में x = 1 - 5 बटा क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे ना दोस्तों कि इसमें 8 एकम 8 कर लेंगे, तो कुल मिलाकर देखिए 8 एकम 8 में से 5 जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमको आंसर दिखाई देगा 3/8। लेकिन ठहरिए रुक जाइए, यही केवल आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3/8 तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में, मैंने देखा है कि जिन क्वेश्चनों का आंसर तो आप फाइनली ला देते हैं, लेकिन दोस्तों होता ही है ना कि उसमें कुछ ज़्यादा झोल किया गया रहता है इधर उधर करके। तो ऑप्शंस को भी हर एक ऑप्शंस को चेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 3/8 हो गया, तो ये सही है। लेकिन इसी 3/8 में ऊपर 2 से गुना कर दे और नीचे भी 2 से गुना करें, तो 3 दूना 6 और उसके बाद 8 दूना कितने हो जाते हैं 16, यानी कि 6/16 भी तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा करने से। इस प्रकार से 3/8 और 6/16 ये दोनों का दोनों आंसर सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा। अतः हर एक ऑप्शंस पर आप अगर बीपीएससी के एग्जामिनेशंस निकालना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मायने आपका रखता है ऑप्शंस को एकदम परखना, क्योंकि डी और ई बहुत मायने रखता है एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यदि cot x का मान दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि cot x का मान 5/12 दिया जा रहा है, ठीक है। उस कंडीशंस में कहा जा रहा है कि आप sin x + cos x का मान निकालिए। करेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग cot x का मान जानते हैं कि cot x = होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार का मान 5 है और लंब का मान कितना है 12। 5 और कितना है 12, तो हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान क्या होगा, लंब का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 169, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास कर्ण आ गया है कितना 13 आ गया है। तो सबसे पहले sin x लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, प्रश्न में थोड़ी सी एक सुधार की आवश्यकता होगी दोस्तों, कि प्रश्न आपके सामने 28वें नंबर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर cos x कर दिया जाएगा क्वेश्चंस में, यहाँ पर cos x कर देंगे, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो उस कंडीशंस में साइन का मान के लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर 12/13 कर देंगे, प्लस cos x का मान 13 बटा क्या करेंगे 12 करेंगे। इस दोनों का लघु सम लेंगे 156 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 12 कटेगा, 12 12 12 12 144, 144 में जब जोड़ेंगे 13 13 169, तो 9 4 13 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर 313 और बटा 156 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और आप चुने भी होंगे और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये एक थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग इंटरनली आपको सोचना होगा। 40 मीटर की रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। एक होता है न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा, एक होता है अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। पता नहीं अधिकतम न्यूनतम से भी क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति से, तो ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40 मीटर की रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले 40 मीटर है ना आयताकार मैदान की, जो 40 मीटर आयताकार मैदान है, कहने का मतलब कि 2 × L + B लंबाई
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आपको 40 दिया गया है, कटा देंगे 2 से तो 20 बार में हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 20। देखिए दोस्तों, अब कह रहा है ना कि अधिकतम मान निकालने हैं, तो अधिकतम मान निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है ना कि सबसे पहला आवश्यक काम ये रहेगा कि हम लोग एक आयत जो होता है वर्ग होता है, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होते हैं। एक आयत को हम लोग वर्ग के रूप में मान सकते हैं, तो इसको 20 को हम लोग 2 भाग में 10 और 10 तोड़ सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद इसको जब हम कह रहे हैं कि क्षेत्रफल अधिकतम क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहा का 100, याद रखना। या लंबाई गुने चौड़ाई तो 10 दहा के 100, अधिकतम 100 ही मंगा सकते हैं आप। इसके आगे इस 20 को तोड़कर लंबाई चौड़ाई में आप नहीं मंगा सकते हैं। यही कारण है कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी यानी कि 100 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अन्य प्रश्न आ गया, यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 144 का मान इतना है, तो उसके कंडीशंस में कह रहा है, देखिए 12 पर जो है नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर से यहाँ तक आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 12 नहीं है, उसमें कहता है 144 का मान 12 है, तो आप इसका मान निकालिए। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आसानी से काम ये करना है कि हम इसको 0 पॉइंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 और 5 आपके पास 0 बैठा देते हैं। उसके बाद 1 4 4 लिख देते हैं। ठीक है, और बट्टे हम क्या कर देते हैं 12। उसके बाद इस पर हम रूट चढ़ा देते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि हम ऊपर 144 तो लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दशमलव के बाद 8 अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 144 लिख लेंगे रूट अंडर, और उसके बाद इसी रूट में 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 मान लीजिए कि 8 0 मैंने दे दिया। बट्टा में कितने हैं 12। 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर 8 0 है तो ये जब वर्गमूल निकलेगा तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 4 0 22 में कितना जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 1 बचा। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 और 4 0 को जब हटाएंगे तो दशमलव जो होगा 4 अंकों के बाद आएगा। उस कंडीशंस में आपके पास आंसर 0.0001, यानी कि ये वाला ऑप्शन खोज लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10 15 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। जब क्वेश्चन में कहे ना छोटी से छोटी, तो बस करना कुछ नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक इसका निकाल दीजिएगा। ठीक है, जो आएगा जितना शेष बचने के लिए कह रहा होगा उसी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और उसके बाद क्या 25। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से कटाइएगा ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास 15 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें भाग कितने से लगेगा, मुझे लगता है कि इसमें अब 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 अब 5 तिहाई 15 और उसके बाद 5 दूना 10 और 5 25 कीजिए। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 25 90 देंगे, फिर से 2 25 10 हो जाएगा, और 10 में 3 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, और 30 में 10 से गुना कीजिएगा 300 हो जाएगा। कहने के मतलब कि इसका एलसीएम कितना है 300, लेकिन हर दशा में हमको कितना बचाना है 3। यही कारण है कि इस 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 300 कट जाएगा, क्योंकि उसी में से इस मान को लाया गया। 15 से भाग दीजिएगा 300 कट जाएगा, लेकिन शेष कितना बचाना है 3, तो जितना बचाना है उसको एक्स्ट्रा हम लोग ला करके जोड़ देते हैं। उम्मीद करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपने इसको चुन लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको आप सही रूप से मानेंगे, किसको आप सही मानेंगे, ये आपको देखने की जरूरत है। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा से सही है। समानांतर माध्य बराबर नहीं, समानांतर माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 2 इंटू समानांतर माध्य माइनस माध्यक, ये सही है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने समानांतर माध्य, ये भी सही है। परिसर उच्चतम माइनस मध्यम, ये वाला गलत है कि परिसर बराबर उच्चतम माइनस मध्यम नहीं होता, उच्चतम माइनस निम्नतम होता है। तो यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 33 से लेकर 40 नंबर तक क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो साइंस के क्वेश्चनों की संख्याएं 8 देखी गई है। ठीक है, पीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल एग्जाम हुए। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसके द्वारा दिया गया। 33 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइंस्टीन साहब के द्वारा भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा। अगर भारहीनता हो जाए तो उस अवस्था में मोमबत्ती जो जल रही है उसका ज्वाला का आकार आपको कैसे दिखाई देने लगेगा। इसका ज्वाला के आकार दोस्तों गोलाकार नजर आने लगेगी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा दिखाई देगा, सही आंसर हो जाएगा यह गोलाकार नजर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय अचुंबकीय है। निम्नलिखित में से किसे आप विद्युत अचुंबकीय के रूप में परखेंगे। तो निम्नलिखित में जो दिए गए ऑप्शन है ना, वो विद्युत अचुंबकीय तांबा है, इस चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। ये बीपीएससी के द्वारा ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया। सही आंसर है कि उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया, दूसरी बार नागासाकी पर। तो जो नागासाकी पर बम गिराए गए थे उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही खतरनाक था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है। सही दोस्तों, इसका आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीकाकरण से यह संबंधित है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, राइट आंसर है बच्चों के टीकाकरण से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाएगा। पत्ता, वर्तिकाग्र या फिर पत्ता दोबारा लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग पत्ता नहीं, इसको पखुड़ी समझ लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर पखुड़ी लिखा गया है, ऐसा मान लीजिएगा। पत्ता का, वर्तिका का या पखुड़ी का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का इस भाग का। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। जो आग बुझाने वाला संयंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को किस अभिक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, तब जाकर के उससे आग बुझाई जाती है। चूने के पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये भी सही नहीं है। 39वें का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के टक्कर की वजह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, तब जाकर के आग बुझाया जाता है अग्निशामक यंत्र से। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है जिससे आप भविष्य की धातु के नाम से जानेंगे। राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की धातु के रूप में जाने जाने वाला ये तत्व होगा टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा और आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप नए देखे होंगे और ये आप पहली बार प्राप्त कर रहे होंगे। इससे आपके स्कोर में इंक्रीजेंस आएगी, यानी कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। मायूस मत हो कि कुछ अगर कम आपके पास स्कोर हो जाते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया, जय हिंद।